हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज ही हमारा Q&A डे, जहाँ पे आपके पूछे गए क्वेश्चंस के मैं आंसर देने का ट्राई करता हूं। अगर नेक्स्ट Q&A के लिए आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है वो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको जो है वो टाइम स्टैम्प्स देखने मिल जाएंगे। तो अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे जंप करना हो तो आप जो है वो टाइम स्टैम्प्स यूज करके जंप कर सकते हो। तो Q&A को स्टार्ट करते हैं। एंड सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है जगसीर मान ने। इन्होंने पूछा है, भाई मैं कंफ्यूज हूँ 12 और 12 प्रो के बीच में। आई एम नॉट अ कैमरा फैन बट डिस्प्ले टिपिकल ब्राइटनेस क्या नोटिसेबल है 12 और 12 प्रो के बीच में। एंड एक्स्ट्रा 2 GB के रैम जो 12 प्रो में एक्स्ट्रा आती है वो क्या नोटिसेबल है, प्लीज सजेस्ट मी। और शुड आई बाय गैलेक्सी नोट 20 अल्ट्रा। तो यहाँ पे आप सब लोगों को मैं बताना चाहता हूँ, आईफोन 12 जो है एप्पल की लाइनअप के अंदर बेस्ट वैल्यू फोन जो है 12 सीरीज के अंदर, पूरी सीरीज के अंदर, वो है नॉर्मल आईफोन 12 नॉन प्रो मॉडल। अगर आप कैमरा फैन हो भी, फिर भी आईफोन 12 प्रो के अंदर आपको क्या एक्स्ट्रा देखने मिलता है, आपको एक लाइडर स्कैनर एक्स्ट्रा देखने मिलता है और एक टेलीफोटो लेंस आपको एक्स्ट्रा देखने मिलता है। क्या आप वो लेंस को यूज करने वाले हो? अगर आप एक क्रिएटर हो, कुछ क्रिएटिव टास्क करना चाहते हो लाइडर स्कैनर से या तो टेलीफोटो कैमरा से, तो आपके लिए जो है कैमरा के डिपार्टमेंट में 12 प्रो वर्थ है। अगर आप जो है वो प्रो रॉ के अंदर फोटो खींचना चाहते हो तो आप लोगों के लिए जो है वो 12 प्रो वर्थ है, वरना जो नॉर्मल 12 है उसके कैमरा भी काफी कमाल के है। 12 एंड 12 प्रो के अंदर जो वाइड एंगल एंड जो अल्ट्रा वाइड एंगल आपको जो कैमरा देखने मिलता है वो सेम टू सेम है। अभी डिस्प्ले की टिपिकल ब्राइटनेस की बात करें तो जो नॉर्मल नॉन प्रो 12 है उसकी टिपिकल ब्राइटनेस है मैक्स 625 निट्स। HDR कंटेंट व्यूइंग के टाइम पे जो ब्राइटनेस होती है उसकी वो है 1200 निट्स। वहीं पे जो प्रो मॉडल है आईफोन 12 का, उसकी मैक्स टिपिकल ब्राइटनेस है 800 निट्स और HDR कंटेंट व्यूइंग के टाइम पे उसकी ब्राइटनेस है 1200 निट्स। तो यहाँ पे कोई भी आपको नोटिसेबल डे टू डे लाइफ के अंदर डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा। अगर आप सनलाइट के अंदर भी जो है नॉर्मल नॉन प्रो 12 को यूज करते हो तो उसकी डिस्प्ले भी आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। मैं प्रो भी यूज कर रहा हूं और मैं नॉन प्रो भी यूज कर रहा हूं और दोनों के अंदर आपको जो है डे टू डे लाइफ के अंदर कोई भी नोटिसेबल डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा, ना तो ब्राइटनेस के मामले में, ना तो आपको जो है वो रैम के मामले में। तो आप जो है वो बिंदास होकर नॉर्मल नॉन प्रो 12 परचेज कर सकते हो। और मेरे पिछले वीडियोस में भी मैंने नॉन प्रो 12 को ही रेकमेंड किया है प्रो के सामने, क्योंकि प्रो जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है और इतना ज्यादा जो है मैं इसको एक्सपेंसिव डिवाइस को सजेस्ट करना नहीं चाहता। इसीलिए मेरा जो सजेशन होगा वो होगा नॉन प्रो का आईफोन 12 का मॉडल। अगला क्वेश्चन है गाइस हर्षद का। इन्होंने पूछा है आईफोन 12 प्रो पे जाना चाहिए 35,000 स्पेंड करके या फिर 12 लेके एंड्रॉइड डिवाइस लेना चाहिए सेकेंडरी 35,000 में। बेसिकली इनका क्वेश्चन ये है कि आईफोन 12 का जो नॉन प्रो का मॉडल आता है 80,000 का, वो लेके 40,000 जो बचते हैं उसके अंदर क्या एक सेकेंडरी एंड्रॉइड का डिवाइस लेना चाहिए या दो फोन के बदले एक आईफोन 12 प्रो लेना चाहिए, ये इनका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आईफोन 12 प्रो का और जो नॉन प्रो का आपको आंसर फर्स्ट क्वेश्चन में ही मिल चुका होगा। जहां तक बात है बचे हुए पैसे से एंड्रॉइड का एक सेकेंडरी डिवाइस लेना, क्या आपको एक सेकेंडरी डिवाइस की जरूरत है? अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको एक सेकेंडरी एंड्रॉइड के डिवाइस की जरूरत है, तो आप जो है बिल्कुल एक सेकेंडरी एंड्रॉइड का डिवाइस जो बचे हुए पैसे हैं उनके अंदर से ले सकते हो। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस ऐसे ही लेना चाहते हो एक सेकेंडरी एंड्रॉइड डिवाइस, तो मेरे हिसाब से कोई भी मतलब नहीं है। एक फोन अगर आपके लिए इनफ है तो आप जो है एक फोन में काम चला सकते हो। लेकिन अगर आपको जरूरत है, रिक्वायरमेंट है, तो आप जो है सेकेंडरी एंड्रॉइड डिवाइस के लिए जा सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस टोनिया की तरफ से। इन्होंने पूछा है इज इट अ प्रॉब्लम फॉर माय आईफोन इफ द चार्जर कॉजेस इट टू वार्म फास्टर। तो यहाँ पे आप सब लोगों को, जिन लोगों को इस टाइप के क्वेश्चन है, सब लोगों को बताना चाहता हूं, आप अगर अपने आईफोन को कोई भी फास्ट चार्जर से यूज करते हो, चाहे वो एप्पल का 20 वॉट का फास्ट चार्जर ही क्यों ना हो, अगर आप अपने फोन को फास्ट चार्जर से यूज करते हो तो आपका जो फोन है वो थोड़ा बहुत वार्म होगा और ये कंप्लीटली नॉर्मल चीज है। यहाँ पे आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फास्ट चार्जर जो है वो आपके फोन में बहुत ज्यादा स्पीड में जो है वो पावर प्रोवाइड करते हैं और वो स्पीड में पावर प्रोवाइड करने की वजह से आपकी जो बैटरी है वो थोड़ी बहुत जो है वो वार्म होती है। तो यहाँ पे ये कंप्लीटली कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ये जो है कंप्लीटली एक नॉर्मल चीज है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका जो फोन है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिवली वार्म हो रहा है और बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है, तो आप लोग क्या कर सकते हो, अपना जो केस है इसके ऊपर लगा हुआ उसको निकाल के आप लोग जो है वो चार्जिंग के ऊपर लगा सकते हो। फिर आप लोग चेक कर सकते हो कि इसका सरफेस टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा वार्म तो नहीं हुआ। क्योंकि काफ़ी टाइम पे क्या होता है कि आपका जो केस है वो भी काफ़ी टाइम पे जो हीट अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है फ़ोन में उसको एम्पलीफाई करता है। इसी वजह से एप्पल भी रिकमेंड करता है कि आप जो है वो केस निकाल के, कुछ केसेस सर्टेन केसेस निकाल के चार्ज किया करो। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली वार्म कर रहा है तो आप जो है वो केस निकाल के एक बार चार्ज करके ट्राई कर सकते हो।
अगला क्वेश्चन है गाइस विरल गांधी की तरफ से। इन्होंने पूछा है कि इन्होंने जो है मेरा मोस्ट रिसेंटली एक वीडियो देखा स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर, और ये जो है यहाँ पे कंफ्यूज है कि इनको जो है वो कौन सा स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास के लिए जाना चाहिए। क्या इनको फुल स्क्रीन का एक टेम्पर्ड ग्लास लेना चाहिए, क्या इनको एक नॉच वाला टेम्पर्ड ग्लास लेना चाहिए। इन्होंने सुना है कि फेस आईडी एंड सेंसर्स जो है वो फुल स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास के ऊपर काम नहीं करते। सो विच वन इज एडवाइजेबल फ्रॉम योर साइड। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, अगर आप लोग जो है एक अच्छी क्वालिटी का फुल स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास अपना आईफोन के ऊपर यूज करते हो तो मेरे हिसाब से फेस आईडी एंड सेंसर्स के अंदर जो है आपको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। स्पाइजन करके एक ब्रांड है, वो भी एक फुल स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास बनाती है। अगर मुझे मिलेगा तो अमेजोन का लिंक मैं प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन आप जो है फुल कवरेज टेम्पर्ड ग्लास करके सर्च कर सकते हो अमेजोन के ऊपर। राइनो शील्ड करके एक ब्रांड है। नॉच वाले जो टेम्पर्ड ग्लास है वो ज़्यादा रिकमेंडेड है, लेकिन मैंने आज तक जो है फेस आईडी एंड सेंसर्स का जो इशू है वो फुल स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास पे कभी भी फेस नहीं किया। और अपने आईफोन 11 प्रो मैक्स के ऊपर पहले जो है मैं बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी का स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास यूज़ करता था, जो कि हमारे लोकल स्टोर में मार्केट में मिलते थे। 150-200 रुपीज़ के जो भी चीप स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास आते थे मैंने वो भी यूज़ किए हैं, और उसके ऊपर भी जो है मुझे कभी भी फेस आईडी या सेंसर्स का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। स्पाइजन के स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास पे जब से मैं शिफ्ट हुआ हूँ, मुझे उसका जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा एक टॉप नॉच क्वालिटी देखने मिला है वो चीप ग्लासेस के सामने। इसीलिए जो है मैं स्पाइजन का ग्लास यूज़ करता हूँ। और स्पाइजन के जो नॉच वाले आते हैं वो ज़्यादा रिकमेंडेड इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा इकोनॉमिक रेंज में आपको देखने मिलते हैं। अगर आप जो है स्पाइजन का फुल स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास जो है वो अमेजोन के ऊपर सर्च करोगे तो बहुत ज़्यादा महंगे है वो। ऑलमोस्ट मतलब आपको जो है वो 1500 to 1700 रुपीज़ के देखने मिलेंगे। राइनो शील्ड के फुल स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास आते हैं, बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, 1500-1700 रुपये के आते हैं। तो उनके सामने जो है नॉच वाले ज़्यादा रिकमेंडेड है क्योंकि ज़्यादा इकोनॉमिक है। लेकिन अगर आप जो है अच्छा क्वालिटी का फुल स्क्रीन टेम्पर्ड ग्लास भी यूज करते हो तो मेरे हिसाब से फेस आईडी या सेंसर में आपको कोई भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है SJN प्रिंस ने। इन्होंने पूछा है ब्रो डू आई नीड एन आईफोन टू एक्टिवेट मैकबुक एंड इस मैकबुक एयर 2020 गुड, प्लीज रिप्लाई आई एम अ ट्रेडर सो इज दैट गुड फॉर मी। और पहले भी मुझे क्वेश्चन निकल के आया था, किसी ने पूछा था मुझे एक आईपैड परचेज करना है, क्या मुझे एक आईफोन की जरूरत है उस आईपैड को एक्टिवेट करने के लिए। तो यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहता हूँ, अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर भी हो, अगर आपके पास एक आईफोन नहीं है तो आप जो है मैकबुक को एकदम बिंदास परचेज कर सकते हो। मैकबुक को कोई भी टाइप की रिक्वायरमेंट नहीं है आईफोन की। आईफोन जो है वो एक अलग ही प्रोडक्ट है, एक फ़ोन है। मैकबुक जो है एक लैपटॉप है, और उस लैपटॉप को आईफोन की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है एक्टिवेट होने के लिए। इसी तरह एक आईपैड है, वो भी एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसको भी एक आईफोन की ज़रूरत नहीं है। आप मैक मिनी ले लो, आप iMac ले लो, मैकबुक प्रो ले लो, एप्पल के कोई भी डिवाइस जो है जो एक स्टैंड अलोन डिवाइस होते हैं उनको आईफोन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है पैर होने के लिए। कुछ एप्पल के डिवाइस होते हैं जिनको आईफोन की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि हो गया एप्पल वॉच। एप्पल वॉच जो है उसको आपको पैर करने के लिए एक आईफोन चाहिए। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड का फ़ोन है तो आप लोग जो है एप्पल वॉच को यूज़ नहीं कर सकते। इस तरह एप्पल वॉच को एक्टिवेट करने के लिए भी एक आईफोन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जहाँ बात आती है मैकबुक की, आईपैड की, तो आप जो है यहाँ पे कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिंदास बिना आईफोन के अगर आप एक एंड्रॉयड यूजर हो फिर भी आप जो है मैकबुक परचेज कर सकते हो। यहाँ पे इनका सेकंड क्वेश्चन है, इज मैकबुक एयर 2020 गुड, आई एम अ ट्रेडर सो इज दैट गुड फॉर मी। तो यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, आप जो एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहते हो क्या वो एप्लीकेशन जो है M1 चिप वाले मैकबुक एयर के ऊपर अवेलेबल है। क्या वो एप्लीकेशन है, उनका जो ट्रांजिशन फेज है वो कंप्लीट हो चुका है। क्या आपका जो एप्लीकेशन है रोज़ेटा के थ्रू भी चल सकता है या नहीं चल सकता, मतलब कोई भी टाइप के इम्यूलेटर के थ्रू वो चल सकता है या नहीं चल सकता। तो ये जो है आपको देखना है। आपके अगर एप्लीकेशंस है वो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन या तो अनऑप्टिमाइज्ड वर्जन, कोई भी वर्जन मैकबुक M1 पे अवेलेबल है तो आप लोग जो है वो मैकबुक एयर के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपको एक स्पेसिफिक निश एप्लीकेशन यूज करना हो और उसका या तो ऑप्टिमाइज्ड वर्जन या तो अनऑप्टिमाइज्ड वर्जन, दोनों ही वर्जन अगर मैकबुक M1 चिप के ऊपर अवेलेबल नहीं है तो जो है आपको वेट करना चाहिए वो एप्लीकेशंस को आने के लिए, तो जो है आप लोग उसको यूज़ कर सको। अगर आप लोग जो है कुछ एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहते हो वो मैकबुक पे अवेलेबल ही ना हो तो जो है मैकबुक लेके मतलब नहीं है। तो आप लोग पहले चेक कर लो और अगर नहीं है तो वेट करो, उसके बाद जो है मैकबुक M1 2020 आप ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है गाइस नीरज कापसे का। इन्होंने पूछा है व्हाट डू यू थिंक एप्पल ने आईफोन XR क्यों नहीं डिसकंटिन्यू किया आईफोन 12 के लॉन्च के बाद, प्लीज पिक माई क्वेश्चन। तो यहाँ पे नीरज मेरे हिसाब से शायद ऐसा हो सकता है कि आईफोन XR जो है पहले एप्पल का टॉप सेलिंग आईफोन था,
उसके बाद एप्पल का टॉप सेलिंग आईफोन था आईफोन 11, और आईफोन XR एंड आईफोन 11 के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। आपको कैमरा के मामले में डिफरेंस देखने मिलेगा और आपको चिपसेट के मामले में डिफरेंस देखने मिलेगा, लेकिन डे टू डे लाइफ के अंदर आपको परफॉर्मेंस के अंदर आईफोन XR एंड आईफोन 11 जो है ऑलमोस्ट आपको सिमिलर परफॉर्मेंस देंगे। तो यहाँ पे एप्पल ने सोचा होगा कि आईफोन XR जो है उसको थोड़ा और कम प्राइस पे रखते हैं, ताकि वो एक एंट्री पॉइंट हो सकता है नए बायर्स के लिए, जो लोग आईफोन यूज़ नहीं करते, या तो जिन लोगों को पता नहीं iOS किस तरह काम करता है, या जिन लोगों ने iOS का पहले एक्सपीरियंस नहीं किया, तो उनके लिए एक एंट्री लेवल का एक फ़ोन हो सकता है आईफोन XR। क्योंकि आईफोन SE जो है वो सब लोगों के लिए एप्पल ने नहीं बनाया, वो किसी स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए डेवलप किया जिनको बहुत ज़्यादा छोटे फ़ोन्स पसंद है, और आईफोन XR जो है वो एक बेस्ट एंट्री पॉइंट हो सकता है नए बायर्स के लिए, ऐसा मुझे लगता है। अगला क्वेश्चन है गाइस जय संगराज का। इन्होंने पूछा है क्या आईफोन 12 वर्थ बाइंग और शुड गो विथ आईफोन 11। तो ये जय आपके बजट के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड करेगा। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो, अगर आपके पास एक्स्ट्रा बजट हो, तो आप जो है आईफोन 12 के लिए जा सकते हो। लेकिन अगर आपका जो बजट है वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड है, तो आईफोन 11 जो है आपको बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और आईफोन 11 जो है वो अभी बेस्ट वैल्यू आईफोन मेरे हिसाब से आईफोन 11 है। तो आईफोन 11 के लिए भी अगर आप लोग जाओगे तो आपको कोई भी टाइप का यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट फील नहीं होगा। बस आईफोन 11 के अंदर आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ देखने मिलता है, वो है उसका जो स्क्रीन है वो एक LCD स्क्रीन है। अगर आपको एक LCD स्क्रीन चलता हो, उसके साथ आपको कोई भी दिक्कत ना हो, तो आईफोन 11 जो है वो एक अभी के टाइम पे एक बेस्ट वैल्यू आईफोन है। लेकिन अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो आईफोन 12 भी अपनी जगह पे अपने प्राइस पॉइंट पे वर्थ है, क्योंकि उसके अंदर आपको जो है वो डॉल्बी विजन HDR देखने मिलेगा। आईफोन 11 के सामने उसमें आपको OLED की स्क्रीन देखने मिलेगी, A14 आपको वहाँ पे चिपसेट देखने मिलता है। तो काफ़ी सारे इंप्रूवमेंट्स आईफोन 12 में भी एप्पल ने किए हैं, लेकिन बेस्ट वैल्यू अभी फिलहाल आईफोन 11 ही है प्राइस पॉइंट के हिसाब से। अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा हो तो आप लोग जो है आईफोन 12 के लिए जा सकते हो। अगला क्वेश्चन पूछा है गाइस प्रणव कोलते ने। इन्होंने पूछा है कि मेरा जो आईफोन 11 प्रो मैक्स था उसका जो बैटरी हेल्थ है कितना डिग्रेड हुआ था 1 ईयर के अंदर, एंड मैं जो है कितने वॉट का चार्जर यूज़ करता था उसको चार्ज करने के लिए। तो यहाँ पे प्रणव आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो आईफोन 11 प्रो मैक्स था उसको मैंने 1 साल कंप्लीट यूज़ नहीं किया था। ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से शायद 10 मंथ्स उसको यूज़ किया होगा। उसका जो बैटरी हेल्थ था सेल करने के टाइम पे वो था 94% के आसपास, और मैंने जो है उसको 18 वॉट के चार्जर से हमेशा चार्ज करता था। कभी भी मेरे हिसाब से मुझे याद नहीं है कि मैंने उसको जो है वो स्लो चार्जर या तो कोई वायरलेस चार्जर से अपना आईफोन 11 प्रो मैक्स को चार्ज किया होगा। तो हमेशा 18 वॉट के चार्जर से मैं उसको फास्ट चार्ज करता था, और 94% जो है उसका बैटरी हेल्थ था सेल करने के टाइम पे। अगला क्वेश्चन पूछा है पलाश पल ने। अभी ये इनका क्वेश्चन है या इनका कॉमेंट है मुझे एग्जैक्टली नहीं पता। इन्होंने मुझे आज ही एक लिंक पोस्ट किया, और वो लिंक में मुझे इन्होंने बताया कि आईफोन 12 प्रो जो है उसका जो मेकिंग चार्ज है, उसका जो बिल ऑफ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो है 30,000 रुपीज़ के अंदर, मतलब $406। तो क्यों इंडिया में एप्पल जो है आईफोन 12 प्रो 1,20,000 में सेल कर रहा है, जबकि 30,000 जो है वो उसका मेकिंग चार्ज है। शायद ये मुझे कमेंट करके बता रहे हैं, या तो शायद ये मुझे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्यों एप्पल जो है वो ऐसा कर रहा है। मुझे एग्जैक्टली आइडिया नहीं है कि इनका कमेंट है या इनका क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इनको बताना चाहूँगा कि ये जो इनको अमाउंट देखने मिला है $406 से अप्रॉक्सीमेटली, आपको ट्विटर पे भी आप लोगों को काफ़ी टाइम से देखने मिला होगा। काफ़ी सारे टेक यूट्यूबर्स ने इसके ऊपर वीडियो भी बनाए होंगे। तो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोगों को 1,20,000 के ऊपर 18,300 के आसपास का कुछ GST लगता है। तो हमारा जो आईफोन 12 प्रो हो जाता है 1 लाख का, उसके बाद 18,000 समथिंग का कस्टम ड्यूटी लगता है, क्योंकि 20% या 22% कस्टम ड्यूटी है और 18% जो है वो GST है, मतलब टोटल 40% के आसपास का हम लोग को टैक्स पे करना पड़ता है। तो वो हो गया अप्रॉक्सीमेटली 36 या 37,000 के आसपास। तो आईफोन का एक्चुअल कॉस्टिंग हो गया 84,000, जो कि यूएस में भी ऑलमोस्ट इतना ही है। अगर यहाँ पे कस्टम ड्यूटी और GST हटा दे तो यूएस जितना ही हम लोग को प्राइस देखने मिलता है, क्योंकि यूएस में जो आईफोन्स मिलते हैं वो $1,000 के अंदर मिलते हैं। उसके ऊपर उनके स्टेट का अलग टैक्स होता है 8 या 10% के आसपास, मुझे एक्जैक्टली आइडिया नहीं है, क्योंकि हर एक स्टेट का अलग अलग टैक्स वहाँ पे स्ट्रक्चर है। तो लेट्स अज्यूम 10% वहाँ पे टैक्स पे करना पड़ता होगा, मतलब $1,100 का आपको आईफोन 12 प्रो पड़ेगा। और उसके ऊपर वहाँ पे आपको $30 एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है एक फैक्ट्री अनलॉक आईफोन लेने के लिए, अगर आपको कैरियर वाला आईफोन नहीं चाहिए तो
तो अगर आप लोग जो है $1130 को अगर आप लोग इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 84,000 के आसपास ही हो जाएगा। मतलब यूएस में जो प्राइस में आपको आईफोन देखने मिलता है वही सेम प्राइस में आपको आईफोन जो है वो इंडिया में देखने मिलता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग को कस्टम ड्यूटी एंड जीएसटी के बाद वो फ़ोन महंगा पड़ जाता है। लेकिन फिर भी 30,000 का अगर मेकिंग चार्ज है और फिर भी एप्पल 84,000 में सेल कर रहा है, मतलब ऑलमोस्ट 180-200 टाइम्स मतलब ये प्रॉफिट हो गया। ऐसा क्यों? तो यहाँ पे ये बिल ऑफ मटेरियल कॉस्ट है, यहाँ पे R&D का कोई भी कॉस्ट मेंशन नहीं है, क्योंकि R&D एप्पल को कितनी करनी पड़ती होगी। एप्पल जो चिपसेट डेवलप करता है, वर्ल्ड्स फास्टेस्ट चिपसेट एप्पल ने डेवलप किया है। एप्पल का जो 5 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर जो चिपसेट बनाया है, उसके बाद एप्पल जो इन्वेस्टमेंट करता है डिज़ाइन डिपार्टमेंट के अंदर, आईफोन जो है वो पहले डिज़ाइन होते हैं, उसके मोकअप्स रेडी होते होंगे और प्रोटोटाइप्स रेडी होते होंगे और मतलब हज़ारों चीज़ें होती होगी यार। R&D है, डिज़ाइन है, फिर वहाँ पे रीसेलर्स जो होते होंगे, या तो इंडिया में जो रीसेलर्स होते होंगे या कोई भी कंट्री में रीसेलर्स होते होंगे, उनको प्रॉफिट देना पड़ता होगा, फिर लॉजिस्टिक चार्जेस बढ़ना पड़ता होगा। उसके अलावा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। आईफोन्स के ऊपर आपको सालों साल अपडेट्स देखने मिलते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर को हायर करना, उनको सैलरी देना रेगुलरली सालों साल, और एप्पल के पास एक दो सॉफ्टवेयर डेवलपर तो है नहीं, एप्पल के पास तो मतलब हज़ारों एम्प्लॉयज़ है। तो यहाँ पे ये चीज़ जो है इसके अंदर मेंशन नहीं है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सपेंस होता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आईफोन के अंदर से iOS निकाल दो तो मेरे हिसाब से 50% लोग जो है वो इसको खरीदना बंद कर देंगे। तो ये जो चीज़ है, एप्पल नो डाउट प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कमाता है, बहुत अच्छा खासा कमाता है, बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन फिर भी यहाँ पे इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से प्रॉफिट मार्जिन एप्पल का 200% के आसपास शायद नहीं हो सकता, क्योंकि इन लोगों ने ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर शायद कैलकुलेट नहीं की होगी। तो ये था गाइस आज का Q&A। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप लोग चैनल पर नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करना और जो बेल वाला आइकन है उसको प्रेस कर देना नोटिफिकेशंस के लिए।